पुलिस एनकाउंटर के दूसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे आजाद भारत के पहले एनकाउंटर के बारे में। और ये एनकाउंटर हुआ था 80 के दशक में। जाहिर सी बात है कि 80 के दशक में जब ये एनकाउंटर हुआ होगा, जिसका हुआ होगा वो कोई छोटा मोटा बदमाश तो होगा नहीं। दरअसल वो शख्स था मुंबई में खौफ का दूसरा पर्याय। भारत की बात करें तो दुनिया में, भारत में जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की तो मुंबई का नाम आता है, लेकिन यही वो शहर है जिसका नाम गैंग वॉर, गैंगस्टर्स के नाम से भी जाना जाता था। माया नगरी मुंबई का नाम सुनते ही जैसे इस शहर के बारे में बॉलीवुड की तस्वीर हमारे सामने आती है, ठीक वैसे ही एक समय में जब मुंबई का नाम लिया जाता था तो गैंगस्टर्स और डॉन की तस्वीर भी दिमाग में आती थी। चाहे दाऊद की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें। और जिस तरह मुंबई की दुनिया में बॉलीवुड अपने लिए फेमस था, उसी तरह अपराध की दुनिया के लिए भी मुंबई फेमस था। भारत में गैंगस्टर्स की बात करें, डॉन की बात करें, गैंग वॉर की बात करें तो ये सब मुंबई से ही शुरू हुए। भारत के पहले गैंगस्टर का एनकाउंटर भी मुंबई में हुआ था। जिस गैंगस्टर का पुलिस ने एनकाउंटर किया था वो था मान्या सुर्वे। क्योंकि उसके गैंग के लोग उसको मान्या कहते थे, वैसे उसका असली नाम मान्या नहीं था, लेकिन उसके लोग उसको मान्या कहते थे, इसलिए उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड्स में भी मान्या सुर्वे दर्ज हुआ। मान्या सुर्वे का असली नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे। 1944 में रत्नागिरी में पैदा हुआ, लेकिन मुंबई में ही पला बड़ा, पढ़ाई वढ़ाई की उसने। और कहा जाता है कि मुंबई के कीर्ति कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की थी, बीए पास किया था। और तभी से उसके दिमाग में आया कि उसको अपराध की दुनिया में आना है, और वहीं से शुरुआत भी हुई। जो कॉलेज में उसके साथ उसके दोस्त पढ़ते थे, उनके साथ मिलकर उसने गैंग बना दी। मान्या को अपराध की दुनिया में लाने वाला बेसिकली उसका खुद का सौतेला भाई भार्गव दादा था। भार्गव दादा का बैकग्राउंड आपको बता दें। भार्गव दादा जो था, दादर इलाके में उसकी काफी दहशत थी, उसकी काफी चलती थी, लोगों में खौफ था, क्योंकि वो किसी को भी मारता पीटता, कुछ भी कर सकता था। और मान्या सुर्वे इसी का भाई था। तो जाहिर सी बात है, जिसकी छत्रछाया में आप रहोगे आप वैसे ही बन जाओ। भार्गव की अपने जमाने में जब दादर इलाके में चलती थी तो भाई के साथ मान्या सुर्वे ने भी कहा कि मुझे भी चलानी है। लेकिन वो वक्त जब आया जब मान्या सुर्वे एक्चुअल में जो बड़ा अपराधी बना, वो था सन 1969। भार्गव और उसका एक दोस्त था पुधाकर, इन दोनों के साथ मिलकर मान्या सुर्वे ने 1969 में एक शख्स की हत्या की थी। दांडेकर नाम था उसका। और इस कत्ल के आरोप में, इस कत्ल की वजह से तीनों गिरफ्तार हुए, तीनों पर मुकदमा चला और आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन सजा के बाद उनको मुंबई में नहीं रखा गया, पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सोचा गया कि शायद मुंबई से बाहर इनको शिफ्ट किया जाएगा तो गैंग वॉर कम हो जाएगी, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, जो आपस में मार पिटाई होती है जेलों में वो कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को लगा कि मान्या सुर्वे जेल चला गया है इसलिए वो सुधर जाएगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, बल्कि वो जेल जाने के बाद और ज्यादा खूंखार हो गया। उसने यरवदा जेल में भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसका ओपोनेंट था डॉन सुहास भटकर। डॉन सुहास भटकर के भी कई गुर्गे जो थे वो उसी यरवदा जेल में बंद थे, और इन्हीं के साथ मान्या सुर्वे मारपीट करता था। अब जब मारपीट करता था तो जेल प्रशासन परेशान आ गया कि आए दिन जो है फिर से यहाँ पर जो है आपस की गुटबाजी शुरू हो गई है, गैंग वॉर शुरू हो गई, और इससे परेशान होकर उन्होंने रत्नागिरी जेल इसको भेज दिया। और रत्नागिरी जेल जाने से मान्या सुर्वे काफी नाराज था कि एक्शन इसके खिलाफ ही लिया गया है। नाराज मान्या सुर्वे ने इसके बाद रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी, और इसी भूख हड़ताल के दौरान उसने एक विदेश का बड़ा उपन्यास पढ़ा जिसमें लूट की कई कहानियां थी, मोडस ऑपरेंडी थी कि कैसे लूटपाट की जाती है, कैसे क्राइम किया जाता है। यानी जेल में भूख हड़ताल में रहकर भी मान्या सुर्वे का दिमाग क्राइम की तरफ जा रहा था। भूख हड़ताल की वजह से महज कुछ ही दिनों में उसका वजन 20 किलो गिर गया और उसको ऐसी हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मान्या सुर्वे क्योंकि अपने माइंड से क्रिमिनल था, अपने विचारों से, अपने जहन से हर तरह से क्रिमिनल था, तो जाहिर सी बात है कि जब उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो उसके दिमाग में एक और प्लान चलना शुरू हो गया। तो मान्या सुर्वे के दिमाग में प्लान चल रहा था कि अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए, और ये फायदा उसने उठा लिया। उसने 14 नवंबर 1989 को पुलिस को चकमा दिया और जेल से फरार हो गया, और रत्नागिरी से फरार होकर वो फिर सीधे मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद उसने गैंग को नए सिरे से बनाया, अपने लोग जोड़े, और उसने अपने गैंग में धारावी के शेख मुनीर, डोंबिवली के विष्णु पाटिल और मुंबई के उदय शेट्टी को खास तौर पर अपने गैंग में रखा। ये सभी जो थे छटे हुए गुंडे थे, बदमाश थे, और कहें कि किसी से डरते नहीं थे। यही नहीं, दयानंद शेट्टी, परशुराम काटकर, मोरेश्वर नार्वेकर, किशोर सावंत जैसे तक के जो कुख्यात रॉबर्स थे,
जो डकैती करते थे उनको गैंग में शामिल किया। गैंग बनाने के बाद मान्या सुर्वे के लोगों ने सबसे पहले 5 अप्रैल 1980 को दादर के एक एम्बेसडर कार को चुराया। कार में बैठी पूरी पलटन और लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से 5,700 रुपए की लूट की। ये इस गैंग की पहली लूट थी। 2 दशक पहले, यानी कि अब से 20 से 25 साल बाद की पहले की आप बात करते हैं, तो ये इतने पैसे भी काफी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखते थे, इनकी वैल्यू थी। इसके बाद इस गैंग ने धारावी के काला किला इलाके में शेख अजीज पर कातिलाना हमला कर दिया, जो मान्या सुर्वे के दोस्त शेख मुनीर का दुश्मन था। बाद में उसने उसी विदेशी उपन्यास जो कि वो पढ़ रहा था जेल में, उसी के मोडस ऑपरेंडी को अंजाम देकर माहिम में बरखा बिजली इलाके से एक और कार चुराई। फिर गोवंडी में 1,26,000 और साइन के कैनरा बैंक से 1.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े चोरी की। यानी कि कैसे लूटपाट की इन घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, बचा जा सकता है, ये उसने विदेशी उपन्यास में पढ़ा था और उसको अब वो इम्प्लीमेंट कर रहा था। 80 के दशक में मान्या का आतंक अपनी पीक पर पहुंच चुका था। शहर के लोग सिर्फ उसके नाम से कांपते थे। वो फोन करे तो करे, लेकिन अगर कोई भी उसके नाम से कॉल करता था तो शहर का बड़े से बड़ा आदमी पसीने छोड़ देता था। शहर के लोगों में बड़ा खौफ था और इसी बीच उसने वो कांड किया कि वो सबकी नजरों में आ गया। उसने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर की हत्या कर दी सड़क पर दिन दहाड़े। उसकी हत्या के बाद मान्या की दुश्मनी दाऊद इब्राहिम से हो गई, लेकिन मुंबई पुलिस तब सवालों के घेरे में आई। अब समझिए कि मान्या सुर्वे के पीछे सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं थी, अब उसके पीछे दाऊद गैंग भी पड़ गया था। दाऊद गैंग को भी अपने भाई का बदला चाहिए था और यहीं से शायद कहा जाए तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी मान्या सुर्वे की। मुंबई पुलिस मान्या सुर्वे के गैंग से परेशान थी और इस गिरोह को खत्म करना चाहती थी। तो जाहिर सी बात है, जब इसकी दहशत बढ़ी तो मुंबई में कानून व्यवस्था पर लोगों ने सवाल उठा दिए और दाऊद इब्राहिम के जब भाई को मारा तो उसके बाद वो गैंग भी उसके पीछे था। पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही थी कि दिन दहाड़े गैंग वॉर शुरू हो गई है। तब जाके पुलिस की नींद खुली तो मान्या सुर्वे के लोगों की खोजबीन शुरू हुई, धरपकड़ शुरू की गई। पुलिस ने सबसे पहले उसके साथी शेख मुनीर को जून 1981 में कल्याण से धर पकड़ा। दूसरे साथियों दयानंद शेट्टी और काटकर घोबी गोरेगांव से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मान्या सुर्वे शातिर था, चालाक था, दिमाग बहुत तेज था, इसलिए वो भागकर भिवंडी में अपने किसी दोस्त के यहाँ छिप गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां से चंद मिनट पहले ही कैसे उसको खबर लगी, कैसे पता चला, वो वहां से भाग गया। आखिरकार मान्या सुर्वे को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस के एनकाउंटर स्क्वाड को दी गई और यही स्क्वाड था जिसे आगे चलकर क्राइम ब्रांच के नाम से पहचाना जाने लगा। लेकिन ये साफ था कि मान्या की लाइफ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस टीम में मुंबई के तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर इसाक बागवान, राजा तांबट और सीनियर इंस्पेक्टर YD भीड़े को शामिल किया गया और शुरू हुई मान्या सुर्वे के एनकाउंटर की कहानी या कहें प्लानिंग। पुलिस ने मान्या के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जुटाई और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन जुटाते गए उनको उसके एक लव अफेयर के बारे में पता चला और उसी को पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया। मान्या सुर्वे की गर्लफ्रेंड थी विद्या जोशी, जिस पर मान्या जान देता था और जान ले भी सकता था। 11 जनवरी 1982 का दिन था। पुलिस को खबर मिली कि मान्या वडाला में एक अंबेडकर कॉलेज है, उसके पास एक ब्यूटी पार्लर है, वहां उसकी गर्लफ्रेंड गई है जहां पर वो मिलने आ रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विद्या जोशी ने ही उसकी मुखबिरी की थी, क्योंकि पुलिस ने विद्या पर ही प्रेशर बना रखा था। कहा था कि अगर वो नहीं बताएगी तो विद्या का भी इनकाउंटर हो सकता है। उस दिन दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त था। 18 क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अपनी 3 टीमें बनाई और सिविल ड्रेस में आसपास छुप गए। कोई कहीं छुपा, कोई कहीं छुपा, कोई किसी कार के पीछे छुपा, बिल्डिंग के पीछे छुपा, ऐसे छिप गए और उसके आने का इंतजार करने लगे। और पुलिस को पहुंचे 20 मिनट हुए थे और 20 मिनट बाद सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड विद्या को लेने के लिए टैक्सी से उतरा। जब वो टैक्सी से उतरा तो उसको कुछ चीजें अजीब लगी, वो खतरा भाप गया। उसको लगा कि उसके पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं। उसको ये समझ में आ गया। सुर्वे ने अपनी बेबली और स्कॉट रिवॉल्वर निकाल ली। इससे पहले कि वो गोली चला पाता, पुलिस अधिकारी राजा तांबट और इसाक बागवान ने उसके सीने और कंधे पर 5 गोलियां दागी और उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसकी तुरंत मौत नहीं हुई थी, लेकिन जब उसको एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जा रहे थे तब उसने दम तोड़ा। 37 साल के मान्या सुर्वे की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। मुंबई पुलिस का मुंबई शहर में ये पहला एनकाउंटर था, जिसमें शामिल पुलिस वालों को मान्या सुर्वे को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि ढेर करने के लिए कहा जाता है वर्बल ऑर्डर्स मिले थे।
यही वो पुलिस एनकाउंटर है जिसके बाद अंडरवर्ल्ड को अपने दुश्मनों को खत्म करने का एक नया हथियार मिला, यानी कि जिस भी गैंग की जिससे भी दुश्मनी होती थी वो उसकी मुखबिरी पुलिस से करता था। पुलिस आंकड़े बताते हैं कि 1982 में मान्या सुर्वे के जाने के बाद 2004 तक मुंबई में 662 कथित अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार बने। मान्या सुर्वे पर हालांकि कई फिल्में बनी हैं। संजय गुप्ता की फिल्म 2013 में जो आई थी क्राइम थ्रिलर, नाम आपने सुना होगा, शूट आउट एट वडाला, मान्या सुर्वे पर ही आधारित है, जिसमें मुख्य भूमिका जॉन इब्राहिम ने निभाई थी। तो ये थी मुंबई के पहले एनकाउंटर की कहानी, या कहे आजाद भारत के पहले एनकाउंटर की कहानी, जिसमें ये मान्या सुर्वे ढेर किया गया था। और पुलिस एनकाउंटर के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।